हमें राफेल की जरूरत है क्यों? बहुत अच्छे पड़ोसी होते हैं तो फिर आपको कुछ हथियारों की जरूरत पड़ती है। आपको अपनी सोवरेनिटी को डिफेंड करना है। हुआ एक ही कारगिल की लड़ाई हुई, एयरफोर्स ने सोचा कि हमें अपनी फ्लीट को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। तो हम एक एयरक्राफ्ट ऐसा सोच रहे थे जो प्लग एंड प्ले हो, एक एयरक्राफ्ट लेके अलग अलग मिशन कर सके। तो वायुसेना को क्या फायदा होगा इससे? फ्लीट में बहुत सारी कॉमनैलिटी होगी, पायलट्स की ट्रेनिंग में हमको बचत है। तो एयरफोर्स को लगता है कि एक डिपेंडेबल कस्टमर जो डिलीवर कर सकता है टाइम पे, उससे हमको एक बड़े नंबर में फ्लीट मिल जाएगी, एक ऐसा एयरक्राफ्ट मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ऐसा कहते हैं कि सिंदूर के टाइम पे एयरफोर्स के पास कुछ आइडियाज थे कि वो उस मशीन से क्या करवाना चाहते थे, लेकिन उसमें वी वर डिनाइड द कोड। वेस्टर्न कंपनीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करती। क्या इससे आत्मनिर्भर भारत को फायदा पहुंचने वाला है? या आत्मनिर्भर भारत का क्लासिक जो सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो मेरे लिए तेजस है। क्या चाइना से अभी भी हम लोग पीछे रह जाएंगे? नंबर्स उनके हमसे बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास में हमसे बेहतर है। कमी निकालनी है दुश्मन में, आप उसके लिए निकाल सकते हैं, लेकिन वो एक चुनौती रहेगी। एक खबर आ रही है कि भारत और फ्रांस के बीच में राफेल फाइटर जेट को लेकर एक बहुत बड़ी डील फाइनल होने वाली है, जिसके तहत 114 फाइटर जेट भारत को मिलेंगे। इसमें से 18 फ्लाई अवे कंडीशन में होंगे और बाकी का मैन्युफैक्चर भारत में ही होगा। डील बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल यहाँ पर है कि क्या भारत को इसकी जरूरत है? वायुसेना में इसके आ जाने से और क्या नया हो जाएगा? और सबसे बड़ा एक और सवाल ये है कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, उस समय में अगर हम फ्रांस से जो ये टेक्नोलॉजी ले रहे हैं या ये फाइटर जेट ले रहे हैं, क्या उसको सपोर्ट मिलेगा? जानेंगे इन सभी सवालों को। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और मेरे साथ है निखिल। शुरुआत यही करते हैं कि आखिर हमें राफेल की जरूरत है क्यों? देखिए, फौजी के दर्शकों का मैं बहुत स्वागत करता हूं और मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से हम थोड़ा सा कम ध्यान हम प्रोडक्शन पे लगा पा रहे हैं। जैसी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शक डिज़र्व करते हैं वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी कोशिश है कि समय के साथ आपकी जो शिकायतें हैं उनको दूर करें। दीपिका, आपने पूछा कि भारत को ज़रूरत क्यों है, और इसका एक बहुत सिंपल जवाब है कि हिंदुस्तान एक सब कॉन्टिनेंटल साइज़ का देश है, तो हमारी हवाई सीमा भी बहुत बड़ी है फिर, और हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। और बहुत अच्छे पड़ोसी होते हैं तो फिर आपको कुछ हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। आपको अपनी सोवरेनिटी को डिफेंड करना है तो आपको हथियार चाहिए। तो दो ही तरीके हैं उसके, या तो आप हथियार अपने देश में बना लीजिए जिनकी आपको आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो जेट हो, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो कुछ हो। और जो आप नहीं बना सकते हैं वो आप इंपोर्ट कीजिए, पैसा खर्च कीजिए, बाहर दीजिए, या किसी कंपनी को बुलाइए अपने यहाँ, जो हम राफेल के केस में होते हुए अब देख रहे हैं। ये सवाल ज़रूर हमारे दर्शक पूछ सकते हैं कि हमने 2015 में एक डील की तब राफेल लिया, अभी 2025 में एक डील की तब राफेल लिया, अभी हम 2026 में बात कर रहे हैं कि एक डील होगी। होना ये है डिम्पिका, हम जनवरी में बात कर रहे हैं और फरवरी 2026 में ही इमैनुअल मैक्रो जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, उनको हिंदुस्तान आना है। तो ये एक कयास लगाया जा रहा है, जितना भी डिफेंस का सोशल मीडिया है, डिफेंस के जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट्स हैं, उन्होंने अपने सोर्सेस के आधार पर दावा किया कि जब मैक्रो हिंदुस्तान में होंगे तब हो सकता है कि एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो जाए दोनों मुल्कों के बीच में, और उसमें हम फिर 114 फाइटर जेट्स ले लेंगे। तो दिस इज़ हाउ वी आर हियर। अब इसकी अगर वाइज में आप जाएंगे तो कहानी बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं एक शॉर्ट एक आइडिया दे देता हूँ हमारे दर्शकों को कि ये MRFA का आइडिया कहाँ से आया और हम राफेल ही क्यों ले रहे हैं, अगर वो ये जानना चाहते हो। हुआ एक ही कारगिल की लड़ाई हुई, और कारगिल के आसपास, कारगिल कंक्लूड होने के बाद में फिर एयरफोर्स ने सोचा कि हमें अपनी फ्लीट को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। तो हमारा उस टाइम तेजस हमारा बड़ा शुरुआती फेज में था, तो तब ये सोचा गया कि 126 जेट्स का एक नंबर अराइव किया गया कि इतने हम लोग ले लेंगे जेट्स। और आइडियाज़ बहुत सारे आए कि कौन सा जेट लेना चाहिए, क्या हमें, क्योंकि हमने बहुत सारे सोवियत और रशियन जेट्स उड़ाए, तो फिर एक आइडिया ये था कि क्या हम एक सोवियत मशीन ले लें। फिर एक आइडिया था कि क्योंकि हमने फ्रांस से बहुत सारे, जैसे मिराज हमारे पास फ्रांस का था,
जैगवार हमारे पास में एंग्लो फ्रेंच प्रोडक्शन था, एक मारुत हमने अपने यहाँ बनाने की कोशिश की थी, वो भी उसमें काफ़ी वेस्टर्न इनपुट था। तो कई सारे आइडियाज़ थे और उस समय कारगिल के जस्ट आफ्टरमैथ में जब एक हाइटेंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी पूरे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में थी कि हमारे पास हमारी सेनाओं के, जैसे सिंदूर के बाद हमें लगता है ना कि हथियार होना ज़रूरी है, चाहे हम एक पीस लविंग देश हों, लेकिन आपकी सेनाओं के पास में ताकत होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे यही माहौल तब था और उस टाइम पे एक थॉट पैदा हुआ कि हमको जेट्स इंपोर्ट करने चाहिए। तो शुरुआत में ये बात थी कि हम मिराजेस, क्योंकि मिराज एयरफोर्स के पास में थे और बहुत डिपेंडेबल एयरक्राफ्ट है मिराज, आज तक के सर्विस में है। थोड़ी उसकी उम्र हो गई है, लेकिन जो डायरेक्ट अपडेट है उसके साथ में हम काम चला रहे हैं, मतलब ऑब्सोलीट नहीं हुए हैं मिराज डिस्पाइट देयर एज। हमने 80s में लिया था, हम 2026 में बात कर रहे हैं, तो 40 साल तो उधर भी हो रहा है। तो एयरफोर्स का ये एक्सपीरियंस था, तो 1999 में सोचा गया कि यार ये 126 मिराजेस लिए जाएं। लेकिन फिर एक थॉट आया, मैं मतलब जब ये पूरी कहानी खत्म हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है और वो किस तरह का, आप ये कह लीजिए कि प्रोसेस कई बार पनिशमेंट बनता है और फोर्सेस के लिए भी, और इस तरह की पनिशमेंट बनता है कि वो सुनने में फिर मजाक कुछ होने लगता है। शुरू में ये हुआ कि चलिए मिराज, उन्होंने कहा नहीं नहीं मिराज लेना ठीक नहीं होगा, 80s टेक्नोलॉजी है, उसको आप कितना भी अपग्रेड करें, एक नए मशीन के बारे में सोचते हैं। तो फिर एक MMRCA के ऊपर विचार चालू हुआ, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो जब इसका विचार आया अर्ली 2000s में, तो तब ये विचार था कि ये एक ऐसा जेट होगा जो मल्टीपल रोल्स करेगा। जैसे इससे पहले हमारे पास में अटैक एयरक्राफ्ट अलग होते थे, जैसे जैगवार इज एन अटैक एयरक्राफ्ट, Su-30M का एक एयर सुपीरियोरिटी, या MiG-29 एक एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट है। तो हम एक एयरक्राफ्ट ऐसा सोच रहे थे जो प्लग एंड प्ले हो, है ना, हम एक एयरक्राफ्ट लेके अलग अलग मिशंस कर सके। और उसमें एयरफोर्स ने फिर थोड़ा सा एक अपना दिमाग खुला कि उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ओवर, क्योंकि ये उस जमाने में सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, अगर साइन हो जाता तभी 126 जेट्स का कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे बड़ा हुआ नहीं था। मिलिट्री एविएशन में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किसी ने नहीं दिया था, और उस समय की बात तो और अलग थी। यस। तो दुनिया भर जो जो कंपनीज मिलिट्री एविएशन में है, हर कंपनी ने इंटरेस्ट लिया, एक कंपटीशन हुआ, सारे वेंडर्स ने आकर के अपनी मशीन्स दी, उनके बीच में टेक्निकल इवैल्यूएशन हुआ, और फिर फाइनली एयरफोर्स वहां पे, मैं बहुत सारी स्टोरी कंप्रेस भी कर रहा हूँ इसलिए गैप्स लोगों को लग रहे होंगे। फाइनली फिर 2 मशीन्स पे हुआ, एक यूरोफाइटर टाइफून था और दूसरा दसॉ का राफेल था। तो जब ये 2 नाम आए तो शुरू से ही एक थॉट पैदा हो गया था, क्योंकि हम दासो के एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं, तो उनको लगा, क्योंकि मिराज दासो ही बनाती है और उनके साथ एक्सपीरियंस, मतलब एयरक्राफ्ट एयरफोर्स बड़ी खुश है उन जेट्स से, और उस वेंडर के साथ में एक्सपीरियंस भी ठीक है, पैसा बहुत चार्ज करते हैं पर काम कर देते हैं। तो ये था कि चलिए वो अनुभव शायद यहाँ पे काम आ जाएगा। लेकिन फिर एयरफोर्स को दिए गए दोनों जेट्स, और उसके बाद में एयरफोर्स ने ये 2 जेट्स सामने रखे कि हमको ये दोनों जेट्स समझ में आ रहे हैं, अब ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सा लेना है। और सारे डिफेंस डील्स में ये होता है दीपिका की, एक टेक्निकल इवैल्यूएशन इज अ थिंग, यस, लेकिन बहुत सारा एक डिप्लोमेसी का पुट भी होता है। तो वो जमाने में फ्रांस के साथ हमारा संबंध बड़ा अच्छा चल रहा था, है ना, तो फिर उसमें दासों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि दासों के साथ में करेंगे। तो तब यही जैसे अभी चल रहा है ना कि कुछ फ्लाईवे में आएंगे, कुछ इंडिया में बन जाएंगे, इस तरह से तभी भी चल रहा था। लेकिन वो डील इतनी खिंचती गई, प्राइस नेगोशिएशंस बढ़ रहे थे, क्योंकि दासों का कहना था कि अगर HAL में हम बनाएंगे इंडिया में तो उसका गारंटी कौन देगा भाई, आप लोग दूसरी कंपनी में, इंजीनियर्स उनके भी आएंगे लेकिन इंडियन स्टाफ उसमें होगा, इंडियन टेक, और इंडिया ने कुछ चेंजेस भी जेट में मांगे थे, 13 इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स, IACs बोलते हैं, ये सारे चीज करवाने थे। तो वो प्राइस को लेके कभी क्रैक नहीं हुआ, और फिर पूरा UPA सरकार के कार्यकाल में वो डील लॉक ही नहीं हो पाई। मोदी सरकार आती है, एक डिसाइसिव मैंडेट के साथ में आती है, और मैं क्रेडिट देता हूं यहाँ पे उनको कि उन्होंने 2015 में कोई फैसला तो लिया, कोई फैसला नहीं लेने से अच्छा, कोई अच्छा गलत बुरा सही लेने से अच्छा, उन्होंने एक डिसीजन लिया 2015 में। उस टाइम फ्रांसवा ओलांद वहाँ के राष्ट्रपति होते थे और यहाँ प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, सॉरी। तो उन्होंने ये किया,
तो उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की कि नो HAL और कोई दासों में नहीं होगा, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक डील होगी जिसके अंदर हम 36 के 36 जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में ले लेंगे। दिया गया। वो एक कंट्रोवर्सी हुई कि मतलब इसमें किसने घूस खाई, किसने खाया। एयरफोर्स का कहना है कि वो जेट उनको बड़े काम का है। आ गए। जब 36 जेट आ गए तब फिर एक क्वेश्चन आया कि भाई बात 126 जेट्स की थी, आपने 36 जेट्स लिए, इसका मतलब आपका जो 1999 में सोचिए या अर्ली 2000s में जो आपका थॉट प्रोसेस था उस हिसाब से भी तो पूरा नहीं हुआ जो आपने 2015-16 में लिया। 15 में बात हुई थी और 16 में आई गेस वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था। तो एक शॉर्टफॉल था। जब मोदी सरकार ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में 36 जेट्स लिए, एवरीबडी नो कि अब ये जो MMRCA डील है ये अब हवा हो जाएगी क्योंकि सरकार ने सीधे ले लिया, चलिए MMRCA खत्म हो गया। लेकिन ये शॉर्टफॉल बचा हुआ था कि भाई बाकी नंबर भी तो चाहिए ना, एक फोर्स प्रोजेक्शन है, हमें नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स अपने चाहिए, मॉडर्न मशीन्स चाहिए। फिर ये आइडिया MRFA का आया, है ना, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। तो उसमें फिर ये था कि अब पूरा प्रोसेस दोबारा करने से अच्छा है, एयरफोर्स के दिमाग में बहुत पहले से था कि हमको कुछ और जेट्स चाहिए क्योंकि 36 Su-30 किसी काम के नहीं हो सकते, 36 राफेल किसी काम के नहीं हो सकते, 36 तेजस किसी काम के नहीं हो सकते, 36 F-35 किसी काम, 36 F-22 किसी काम के नहीं हो सकते। ये नंबर बहुत छोटा है। और साइड बाय साइड आपके हमारे हिंदुस्तान के जो पुराने एयरक्राफ्ट थे वो रिटायर भी हो रहे थे, MiG-21 है ना, 24, 25, 27। हमने बहुत सारे, मतलब जो मिग फैमिली ऑलमोस्ट रिटायर कर दी और अब हमारे जैगवार्स भी रिटायर होंगे। तो ये स्थिति आ गई। तो फिर एक कंफ्यूजन पैदा हो गया 2020, 2020, 21, 22 जब ये आपकी डिलीवरीज पूरी हो रही हैं कि अब क्या करना चाहिए। क्या हमें अपना पैसा तेजस में लगाना चाहिए जो हम इंडिया में बना रहे हैं, या जब तक वो बन रहा है तब तक कि हमें बाहर से खरीद लेना चाहिए। और ये डिबेट सेटल ही नहीं हो रही थी। इधर से कुछ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, इधर से कुछ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। बट अब जिस तरह की खबर आ रही है, गवर्नमेंट फाइनली पहुंची वहीं पे। उन्होंने लास्ट ईयर नेवी के लिए भी 26 रफाल मरीन लिए जो हमारे डेक बेस फाइटर होंगे, जो हमारे INS विक्रांत पे जाएंगे। और उसके बाद अभी MRFA के 114 जेट्स लेने की बात हो रही है। तो यानी कि वो एक बहुत लंबी जर्नी है। यस। और हम लोग देख रहे हैं कि काफी टाइम से डिमांड हो रही थी, पर वो डिमांड हो क्यों रही थी? मतलब अगर राफेल 114 हमारे वायुसेना में जुड़ जाते हैं तो वायुसेना को क्या फायदा होगा इससे? बेसिक जवाब है इस क्वेश्चन का कि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ। दो, एयरफोर्स का एक बहुत क्लियर थॉट था। चीफ मार्शल AP सिंह ये कह भी चुके हैं, जो करंट हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा था कि हमको तेजस प्रोग्राम से कोई वो नहीं है, हम तेजस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जो तेजस प्रोग्राम है उसमें सर्विंग ऑफिसर भी बैठते हैं, आडा के इंजीनियर भी बैठते हैं, HAL के लोग भी बैठते हैं, तो सर्विंग एयरफोर्स ऑफिसर्स भी बैठते हैं। जब टेस्टिंग फेज वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही थी तब एयरफोर्स बहुत इन्वॉल्व थी, और आज एयरफोर्स एज अ कस्टमर तेजस को एक्सेप्ट कर रही है, तेजस Mark 1A को भी एक्सेप्ट कर रही है। उनका कहना था, लेकिन अभी तेजस उसका डेवलपमेंट साइकिल अभी चल रहा है। जिस तरह का जेट हम चाहते हैं तेजस, अब वैसा वो उतना अभी परिपक्व हो नहीं पाया, जैसे बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ है। तो इसलिए हम इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे, हम अपने बजट से इसको पैसा भी देंगे, बट हमें एक फ्रंट लाइन फाइटर खरीदना भी चाहिए। इस बात को लेकर के एयरफोर्स बहुत श्योर थी। लेकिन ये क्या है, ये गवर्नमेंट सर्कल्स में होने वाला कॉन्वर्सेशन है कि एयरफोर्स को अगर हम 100 रुपए दे सकते हैं तो उसमें से कितना इंपोर्ट में जाना है, कितना आत्मनिर्भर को जाना है, कितना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जाना है, कितना ज्वाइंट वेंचर को जाना है, और इसकी फिर अपनी पॉलिटिक्स है ना। आलोचना करने वाले कैसे भी कर सकते हैं। एयरफोर्स को फायदा क्या क्या होगा मैं आपको बता दूं। रफाल एक फ्रंटलाइन फाइटर होगा, हमारे पास 114 प्लस पहले के हमारे पास 36 हैं, तो आपके पास एक ठीक ठाक स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ आएगी। जब बड़ी फ्लीट आपके पास में होती है, बड़ी फ्लीट होता है तो आपके पास इकोनॉमी ऑफ स्केल आता है। 36 रफाल को मेंटेन करना हिंदुस्तान में और 114 और 36 को मेंटेन करना हिंदुस्तान में, तो आप वो स्केल का आपको फायदा मिलेगा। फ्लीट में बहुत सारी कॉमनैलिटी होगी, पायलट्स की ट्रेनिंग में हमको बचत है ना, पायलट्स के लिए आसान है। अभी क्या है, उनके पास में 36 ये हैं, 35 वो हैं, इस तरह का हमारा एक यूनाइटेड नेशंस बना हुआ है एयरफोर्स में। तो तब अगर ये 114 का ऑर्डर अगर ऐसा हो जाता है और 114 आ जाते हैं तो फिर एयरफोर्स के पास में 250 पौने 300 Su-30 हो जाएंगे, और उसके बाद में आपके लगा लीजिए 150 ये हो जाएंगे,
राफेल हो जाएंगे, और उसके बाद में जब ये प्रोडक्शन साइकिल जब इनकी डिलीवरीज कंक्लूड करेंगी, तब तक क्या आपके पास में तेजस भी इन नंबर्स मेरे हिसाब से आ जाने चाहिए। मतलब वो छू रहा होगा 60-70 का नंबर, अगर HAL अपना ठीक करता है तो। और आपकी फिर जो बाकी फ्लीट है वो रिटायर होती रहेगी, तो एयरफोर्स को एक स्टेबल फ्लीट मिल जाएगी। दासो एक डिपेंडेबल वेंडर है, क्वालिटी का काम करते हैं, और कस्टमर सपोर्ट उनका, वो पैसा बहुत चार्ज करते हैं ज़रूर, ये तो है ना, बहुत महंगी मशीन्स हैं। लेकिन एयरफोर्स का बहुत मतलब दशकों पुराना दासों के साथ अनुभव है, तो एयरफोर्स को लगता है कि एक डिपेंडेबल कस्टमर जो डिलीवर कर सकता है टाइम पे, उससे हमको एक बड़े नंबर में फ्लीट मिल जाएगी, एक ऐसा एयरक्राफ्ट मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। तो ये तो फायदे हैं एयरफोर्स के, है ना। और लेकिन फिर इसका एक डाउन साइड भी है। और वो क्या है? देखिए, डाउन साइड ये है, अच्छा एक चीज फायदों में मैंने एक जो चीज नहीं गिनाई वो ये है कि सरकार ये कह रही है कि 60% इंडिजिनस कंटेंट होगा इनमें, मतलब हम 18 तो फ्लाईवे ले लेंगे, मतलब ये जेट्स पूरी तरह से दासों के प्लांट्स में बनेंगे जो फ्रांस में है, उड़ करके आएंगे लिटरली। और बाकी नागपुर में बनाने की, मिहान में कंपनी है, पहले रिलायंस उसको चला रही थी, अब उसमें मेजॉरिटी स्टेक दासों के ही पास है, DARL करके है। और ये भी सुनने को मिल रहा है, स्नेहेश एलेक्स फिलिप्स हैं, द प्रिंट में एक सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है कि ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि शायद रिलायंस अपना माइनॉरिटी स्टेक भी देगा, निकाल देगा वो, और वो किसी इंडियन कंपनी को जाएगा। तो इंडिया में फिर और प्लेयर्स हैं जो इसमें आना चाहते हैं। टाटा ऑलरेडी एरोस्पेस में है, L&T तेजस प्रोग्राम का हिस्सा है, अडानी है, उनको डिफेंस में बहुत इंटरेस्ट है, ड्रोन्स वगैरह पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो इनमें से कोई बड़े ब्रांड्स में से, कोई बड़े कंपनीज में से हो सकता है कि दासों के साथ में हिंदुस्तान में पार्टनरशिप करे। और 60% वो कह रहे हैं कि इंडिजिनस कंटेंट होगा। फाइनल असेंबली लाइन FAL नागपुर में लगेगी, तो आपके इंडियन इंजीनियर्स उसमें ट्रेन होंगे, सीखेंगे, और इंडिजिनस कंटेंट होगा तो इंडियन वेंडर्स को पैसा जाएगा, है ना। कुछ राफेल का जो हिस्सा हिंदुस्तान में बनेगा, अगर इंडियन कंपनी बनाएगी तो यही उसको ही जा रहा है, तो डील का एक बड़ा पैसा वापस इंडिया में इन्वेस्ट हो जाएगा। दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स जो उसके प्रोपोनेंट्स गिना रहे हैं। फिर ये भी था कि ये जो डील अभी हम करेंगे उसके अंदर ये होगा कि जो हमारे पास में पहले से 36 राफेल जेट्स हैं, उनको भी हम अपग्रेड करेंगे। वो F3R वर्जन था, और ये F4 में आएंगे, और बाद में अल्टीमेटली दे विल बी अपग्रेडेड टू F5। ये वर्जन्स हैं, बेहतर 3 से बेहतर 4 से बेहतर 5 है, बेहतर सेंसर्स, बेहतर वेपन्स, बेहतर इंटीग्रेशन, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये जो बच गए थे फायदे मैंने आपको गिना दिए। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले साल यानी 2025 से ही 114 जेट्स आएंगे, फिर लग रहा था कि नहीं आ पा रहे हैं। डील में ना एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। देखिए, वहां से वो डाउन साइड्स, फिर जब हम इस डील के हमने बताया कि अच्छा क्या है, एयरफोर्स को अच्छा बहुत सारे जेट्स मिल जाएंगे, डिपेंडेबल जेट मिल जाएगा, मेंटेनेंस में बहुत सारी चीजें होंगी। और ये तो लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो नागपुर में असेंबली लाइन लगेगी उससे फिर एक्सपोर्ट भी करेंगे इंडिया का ऑर्डर पूरा होने के बाद में, तो वो चलो, और उसका एक बोनस है। आपने बोला टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, देखिए TOT वेस्टर्न कंपनीज में TOT नहीं होता, उसकी कोई भी लैंग्वेज हो जाए, मतलब किसी भी कोई भी जार्गन दे दो आप, कितनी भी अंग्रेजी में बोल दो, वेस्टर्न कंपनीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करती हैं। फॉर दैट मैटर सोवियट्स ने तो हमको ज्यादा हेल्प किया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। देखिए डिम्पिका, टेक्नोलॉजी इज लाइक स्किल। मेरा जो हुनर है, मैं आप कोशिश करेंगे सीख, या आप में जो हुनर है मैं कोशिश करके सीखने की कोशिश, आप मुझे दे नहीं सकती, ठीक है। आप ये बता सकती हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, ये स्क्रू यहाँ लगाओ, ये पाइप यहाँ लगाओ, कोई आप 2-3 सीक्रेट्स मुझे बता देंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी कोई चीज नहीं होती है। सो बेसिकली कंपाइलिंग करना इज इजी, लेकिन तो उसको नो हाउ दे देंगे वो, मतलब इस पैनल के नीचे ये लगता है, रडार के ऊपर हाउसिंग ऐसी आती है, टायर में ये पड़ता है, वो नो वाई कभी नहीं बताएंगे आपको कि जो सोल्यूशन उन्होंने निकाला वो क्यों निकाला था। वो नो वाइस कभी शेयर नहीं करते हैं। जैसे मिलिट्री एविएशन में जेट आपको बहुत मजबूत चाहिए, क्योंकि वो उसको जी स्पूल करने हैं, बहुत स्पीड से चलना है, बहुत स्पीड से घूमना है, दुश्मन के इलाके से बच के आना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक श्रापनल उसको लगा तो वहीं गिर गया, क्योंकि दर्शकों को पता होना चाहिए कि मशीन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसके अंदर बैठा ह्यूमन बीइंग,
द पायलट सबसे बड़ा एसेट होता है, कि मशीन एक और ले लेंगे ना राफेल, हम एक गिर गया तो दूसरा लेके आएंगे, पायलट नहीं आ सकता, पायलट को 10 ही साल लगेगा बनने में। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो क्या उसके लिए आप बहुत मोटी चादर के साथ बना लोगे उसे? नहीं। तो मेटलर्जी कि जिस पैनल का जेट बनेगा उससे बहुत, उसकी थिकनेस बहुत कम होनी है, लेकिन उससे मजबूत भी होना है। आप कैसे इंश्योर करोगे? तो ये नेशनल सीक्रेट्स हैं। आपको बेसिक पता होगा, स्टील में आयरन में कार्बन डाला तो लोहा बन गया, स्टील बन गया, उसमें निकल क्रोमियम डाल दिया तो स्टेनलेस स्टील बन गया, मॉलिब्डेनम डाल दिया तो ये हो गया। बट क्या कितना, वो कभी कोई देश आपको शेयर नहीं करता है, ना आप कॉपी कर सकते हो। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो एक ज्यादा बड़ा मुद्दा जो राफेल में है, जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी सामने आया था, कि राफेल एक वेपन्स पैकेज में आता है ना। एक मशीन आपने ली, जेट, बेसिक जेट आपने लिया, उसके साथ कुछ वेपन्स जो उसमें लग सकते हैं कंपैटिबल आपने वो ले लिए। सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी होता है उनका, ये मशीन्स हाथ से नहीं उड़ती हैं, इनके अंदर फ्लाई बाय वायर होता है, तो एक कोड होता है। और ये कोड न सिर्फ जेट को उड़ाने में के काम आता है, बल्कि इस जेट का बिहेवियर डिसाइड करता है, किस तरह का मिशन वो उड़ा रहा है, वेपन्स जो उसमें लगे हैं उस समय जेट कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कौन सी चीज किस तरह कब काम करेगी, बहुत सारी चीजें कोड पे हैं। तो आपको दासों ने जो वेपन्स इंटीग्रेट किए हैं अपने प्लांट में, वहां पे जैसे स्पाइस बिल्कुल लग जाता है उसके अंदर, तो वो तो होगा। अगर आपने राफेल खरीदा दासों से, फिर उनके जो कनेक्टेड वेंडर्स हैं, है ना, साफरान से आपने इंजन ले लिया, आपने जो उनके वेंडर्स हैं वहां पे उनसे आपने कोई मिसाइल ले ली, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, वो तुरंत आपने खरीदा, यहां लगाया, उड़ाया, डाल के आ गए किसी के ऊपर। बट अगर आपने कोई, आपका इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, जैसे हिंदुस्तान में आपने कोई मिसाइल बनाई, कोई बॉम्ब बनाया, या आपने से इजराइल से आप कोई प्रोडक्ट लेके आए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का रडार लेके आ गए, या आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लेके आ गए, या आप कोई मिसाइल लेके आ गए, कोई बॉम्ब लेके आ गए, उसको अगर रफाल में इंटीग्रेट करना है तो वो सिर्फ स्क्रू कसने से नहीं होगा, यू नीड दैट कोड, और उसमें वो पैच करना पड़ेगा। तो ऐसा कहते हैं कि सिंदूर के टाइम पे एयरफोर्स के पास कुछ आइडियाज थे कि वो उस मशीन से क्या करवाना चाहते थे, बस उसमें नहीं जाना चाहता, वेपन्स इंटीग्रेशन की ही बात थी, लेकिन उसमें वी वर डिनाइड द कोड, कि उन्होंने कहा कि हमने आपको जेट बेचा है, इंडिया स्पेसिफिक जो 13 चेंजेस आपने बोला था हमने वो भी आपके लिए किए, बट हमने आपको कोड नहीं बेचा था, हम आपको सोर्स कोड नहीं देंगे। तो सोर्स कोड जो आपको व्यक्ति ने देना, या तो फिर यू हैक द जेट और फिर वो पूरा ही खराब कर दो, जैसा कभी जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स में वो नहीं किया जाता है। तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वो एक बहुत बड़ा विषय है, कि जो 3-3.25 लाख करोड़ अभी बोल रहे हैं, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि 3-3.25 लाख करोड़ शायद इसके ऊपर जाएगा, जब तक कि डील लॉक होगी और जब तक कि डिलीवरीज आएंगी और फाइनल, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्टिंग हुई नहीं है ना, अभी प्राइस नेगोशिएशंस पूरी तरह से कंक्लूड नहीं हुए हैं। ये एक पाई इन द स्काई, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सोर्सेस के आधार पर दावा किया कि 3.25 लाख करोड़ का होगा ये पूरा ऑर्डर, लेकिन ये बढ़ सकता है। उसमें आप क्या खरीद रहे हो? क्या आप सिर्फ मशीन्स ले रहे हो? क्या आप सिर्फ नो हाउ ले रहे हो, जो नागपुर में प्लांट लगेगा? क्या आपको नो हाउस शेयर होंगे? उसमें कम से कम कोड को लेके आंसर है नो। यहीं पे वो डाउनसाइड वाली बात आती है कि अगर आप इंपोर्ट ही करते रहोगे तो आपके इंडिजिनस प्रोग्राम्स का फिर क्या होगा? क्योंकि इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट, ऐसा नहीं ना सब कुछ मिल गया। यहाँ पर मेरा एक सवाल ये भी था कि आपने जिस तरीके से कहा कि ये 3-3.25 लाख करोड़ की डील है, बहुत महंगी डील है, और इसके अमाउंट भी बढ़ सकता है, एग्जैक्टली। लेकिन एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, एक तरफ अभी भी हम लोग बाहर से वो फाइटर जेट्स को लेकर आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो क्या इससे आत्मनिर्भर भारत को फायदा पहुंचने वाला है? या देखो, आत्मनिर्भर के गवर्नमेंट तो यही कहने वाली है कि 3.25 लाख करोड़ में से 60% विल बी इंडिजिनस, तो फिर इतना पैसा तो हम से 2 लाख करोड़ तो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट हो जाएगा। मैं नहीं मानता इस चीज में, है ना। वो एक इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है ना, वो प्रोप्राइटरी चीजें करवाएंगे वहां पे, हम लोग बहुत कुछ चीजें हम सीख जाएंगे उनकी, लेकिन उसको मैं आत्मनिर्भरता में नहीं गिनूंगा। आत्मनिर्भर भारत का क्लासिक जो सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो मेरे लिए तेजस है।
है ना, प्रॉपर हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे साइंटिस्ट्स ने कंसीव किया, हमारे इंजीनियर्स ने बनाया, हमारे पायलट्स उसको उड़ाते हैं, वो है आत्मनिर्भरता। लेकिन अब ये ना अंडा और मुर्गी वाली कहानी है डिम्पिका। तेजस अगर मैच्योर हो गया होता, मतलब तेजस की अगर आप ओरिजिनल टाइमलाइन से चलो तो मार्क 2 अभी एयरफोर्स के पास होना चाहिए था, मार्क 1A की भी डिलीवरी नहीं हो पाई है। इसका मतलब आत्मनिर्भरता इज नॉट वर्किंग, कम से कम नंबर्स में तो नहीं हो पा रहा है, या कम से कम एयरफोर्स की सेटिस्फैक्शन तक के तो नहीं हो पा रहा है। आइए प्रोक्योरमेंट पे कि चलिए ठीक है, नहीं करना है आत्मनिर्भरता, हम इंपोर्ट ही कर लेंगे, हमारे पास में बहुत डॉलर्स है, एक जमाने में हिंदुस्तान गरीब था, आज नहीं है, खरीद लेंगे। अगर इस अप्रोच के साथ भी आप जा रहे हो तो आप ये सोचिए डिम्पिका, हम 2026 में बात कर रहे हैं, डील शायद 2027 में लॉक होगी, डिलीवरी शायद 2030 में शुरू होगी। और ये कंसीव कब किया गया था? पोस्ट कारगिल। तो अब 30 साल लग रहे हैं आपको, मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट में एमआरएफ कोई एमएमआरसीए से बहुत अलग तो चीज है नहीं। आप एक बाहर से जेट ले रहे हैं, एक वेस्टर्न मशीन आप ले रहे हैं, कुछ फ्लाईअवे ले रहे हैं, कुछ इंडिजिनस प्रोडक्शन में ले रहे हैं, कुछ पैसा यहाँ इन्वेस्ट होगा, कुछ आईएससी होंगे, नंबर कुछ आप एक स्क्वाड्रन शायद ज्यादा आ रहा है। तो हो क्या गया, 2030 आ गया ना, हमने आत्मनिर्भरता का जो हमारा टारगेट था वो हिट किया। बहुत कारण है उसमें, अकेले एयरफोर्स दोषी नहीं है या अकेले एचएएल दोषी नहीं है, आत्मनिर्भरता टारगेट हिट नहीं किया। इंपोर्ट में जो हमें ये जेट शायद आज से 10 साल पहले इंपोर्ट करना चाहिए था इन दीज नंबर्स, वो कर लिया। होगा क्या, हम 30 से चालू करेंगे, से 35-36 तक के ये डिलीवरीज कंक्लूड होंगी, ठीक है। F5 F4 वर्जन आएगा, F5 वर्जन में हम अपग्रेड कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन रहेगा ये एक 4th जनरेशन जेट। ये बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये स्टेल्थ फाइटर नहीं बनेगा, ये 5th जनरेशन फाइटर तो नहीं बनेगा, वो कॉन्सेप्ट दूसरा है। तो हो रहा है कि ना हम आत्मनिर्भरता से वहां पहुंच पा रहे हैं, ना हमारा जो प्रोक्योरमेंट साइकिल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना लेंदी है कि हम अपने फोर्सेस को वो चीजें खरीदने भी नहीं दे रहे हैं। और आज हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान के पास पैसा कम है। हम न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाते हैं, हम एयरक्राफ्ट, ठीक है उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन हम जहां हमने विल दिखाई हमने किया है, हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं दुनिया भर के लिए। तो वो एक चीज है जो मुझे लगता है कि वो फिगर आउट हम कर नहीं पा रहे हैं, और हम ना इस साइकिल में फंस गए हैं कि आत्मनिर्भरता वो नहीं पूरा हो रहा, इंपोर्ट वो भी नहीं पूरा हो रहा है, और इसका अल्टीमेट फिर कॉस्ट किसको है? जो हमारी फोर्सेस हैं, जिनके ऊपर हमने ये जिम्मेदारी डाली हुई है कि आपको हिंदुस्तान को डिफेंड करना है, उनके हाथ में हम वो मशीन नहीं रख पाते जो उनको चाहिए। जो 30 साल पहले वो बताते हैं वो हम अभी देते हैं, जो बनाने जाते हैं वो उस तरह बन नहीं पाती जैसी उनको चाहिए। तो इस दुविधा से हम फोर्सेस को निकाल नहीं पा रहे, और उनका मैंडेट वही है, या चैलेंजेस उनके बढ़ रहे हैं। दुनिया आज से 30 साल पहले जितनी स्टेबल थी, उस आज केओस है, मिडल ईस्ट में है, चाइना के एम्बिशंस हैं, पाकिस्तान इज अप विद यूएस, उनका पता नहीं क्या चल रहा है ना, दोस्ती उनकी बढ़ती जा रही है, वो लादेन वाली चीज से वो बाहर निकल रहे हैं। हम देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हमारे पास में एक बहुत बड़ा समंदर है जिसको हमको गार्ड करना है। तो हमारी जिम्मेदारी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हम अपने फोर्सेस को वो एसेट्स देने में चूक जा रहे हैं जिनकी उनको बहुत जरूरत है। एक और सवाल यहीं पर बनता है कि जब हम लोग इतनी परेशानियों से घिरे ही हुए हैं, हमारे सामने इतने सारे चैलेंजेस हैं, तो हमारा एक पड़ोसी देश है चाइना, और चाइना के पास राफेल का क्या जवाब है? मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि राफेल आ जाने से हमारी एयरफोर्स स्ट्रांग होगी, तो इज इट लाइक कि क्या चाइना से अभी भी हम लोग पीछे रह जाएंगे या देखिए, नो डाउट वो तो किसी के लिए भी, मतलब अगर आप नंबर्स में कोई मशीन लेके आएंगे, देखिए एक शायद रूस में, सोवियत रूस में ये कहा जाता था कि क्वांटिटी इज अ क्वालिटी इन इटसेल्फ, है ना। आप नंबर्स में कुछ लेके आते हो तो वो भी एक क्वालिटी है। तो अगर किसी के पास में बड़ी संख्या में मशीन्स हैं तो उनको डिप्लॉय करने के वो अपना वो फायदा ही है ना। तो उसमें मैं बिल्कुल एयरफोर्स के साथ में हूं कि आप एक मॉडर्न फाइटर इन नंबर्स आप लेके आ जाइए। ये बात की अब चाइना से तुलना करेंगे तो चाइना में आप देखिए कि चाइना ने बहुत पहले इस चीज को समझ लिया था कि ये बाहर से अगर आप सामान लेते रहोगे तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमको एक सिस्टम इंटीग्रेट करना था, हमको किसी ने मना कर दिया कोड, जबकि हमने बेतहाशा पैसा खर्च किया था। उन्होंने इस चीज को बहुत पहले क्रैक कर लिया था कि उनको आत्मनिर्भर चाइना करना है।
उनका सिस्टम भी अलग है, हमारे डिसीजन मेकिंग में थोड़ा कंसेंसस की ज़रूरत होती है, वहाँ एक सिंगल पार्टी रूल है। लेकिन इतना कह करके डिस्काउंट नहीं करना चाहिए, चाइना ने एक्सेप्शनल विल दिखाई है एक्सपेरिमेंट करने की, इनोवेट करने की, साम दाम दंड भेद, टेक्नोलॉजी जो खरीद सकते थे खरीदी है, जो ट्रांसफर कर सकते थे ट्रांसफर की है, जो चोरी कर सकती थे वो चोरी भी की है चीन ने, और जो R&D घर में कर सकते थे वो भी किया, और इन चारों डोमेन्स में देव एक्सेल्ड। इसलिए चाइना 5th जनरेशन जेट्स उड़ाता है, बात चल रही है वो 6th जनरेशन पर भी यूएस भी काम कर रहा है, वो लोग भी काम कर रहे हैं। चाइना बहुत साल पीछे है, और चाइना के जो करंटली जो 5th जनरेशन जेट्स हैं, उनको हमने अपने इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स बताते हैं कि उन्होंने तो उनको सुखोई के रडार पे भी देखा है, नॉट दैट स्टेल्थी। लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि एक पूरा लीप आगे है वो। नंबर्स उनके हमसे बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास में हमसे बेहतर है ना। वो अब उस कमी निकालनी है दुश्मन में, आप उसके लिए निकाल सकते हैं, लेकिन वो एक चुनौती रहेगी। चीन मतलब एक इस तरह का विषय है कि उसमें एक वो होड़ चलती रहेगी, वो अपने पेस पे आगे बढ़ रहे हैं, हमें अपने पेस पे आगे बढ़ना है। तुलना में फंस के फिर ये होगा कि हम अपने टारगेट्स को मिस कर जाएंगे, क्योंकि चाइना से अभी compete करना बजट में और या टेक्नोलॉजी में या वॉल्यूम में वो अभी मुनासिब नहीं है। हमारे टारगेट्स कुछ और हैं, हम एक वेलफेयर सोसाइटी भी हैं, तो उस तरह का है। चाइना से होड़ की जगह मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बात पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि इंडिया की जरूरत क्या है। चाइना को लेने दीजिए 300, आप ये देखिए कि आपको कितने चाहिए, क्या आपकी नीड को सूट करने वाली हैं, क्या आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है उसमें जो गैप्स हैं उनको भरने के लिए मशीन जरूरी है, इस नंबर पे जरूरी, आप लीजिए। तो मोर और लेस ये डील इंडिया के लिए जितने हद तक फायदेमंद है, हमें बहुत लेट है, और हम वो लोग मतलब बहुत ये लेट है। इसका सिम्टम है। मतलब जैसे इन केजी टर्म्स अगर आपको एक स्टोरी हम आज प्लान करते हैं, आपने मुझे कहा कि निकल ये रफाल पे कर देना, मैक्रो आएंगे फेब में, और मैं वो स्टोरी करके दूं आपको दिसंबर 2027 में, तो मेहनत मैंने पूरी की, प्रोसेस पूरा हुआ, आपने असाइन किया, मेरे पास स्टोरी आई, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी स्टोरी लिखी, वो वीडियो पब्लिश हुआ, लेकिन मैक्रो कब आया था? 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले। तो दिस इज समथिंग दैट वी आर सीइंग इन दिस डील टू। तो यानी कि मोर और लेस अगर हम देखें तो राफेल डील जिसका बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, होपफुली उस पे जल्दी साइन हो जाए और हमारे पास जो 114 राफेल के आने का टारगेट है वो भी पूरा हो जाए। लेकिन आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए खबरगांव के साथ। थैंक यू नमस्कार। सो मच।